नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक के मौके पर हमारी खास पेशकश जी बिजनेस और एमसीएक्स आईपीएफ की हेज इन इंडिया, इसमें आपका स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का जो मेन सब्जेक्ट है वो ये है कि नेशनल प्राइस डिस्कवरी फॉर मेटल प्राइस एफिशिएंसीज कैसे किया जाए, प्राइस डिस्कवरी मेटल में और कैसे बेहतर होगी, और हम प्राइस एफिशिएंसी की तरफ किस तरह से मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा है इस वक्त। पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें और फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं संदीप जैन साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं बॉम्बे मेटल एक्सचेंज के। हमारे साथ हैं सुधीर गोयल साहब, डायरेक्टर ऑल इंडिया नॉन फेरस मेटल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के। हमारे साथ अरविंदो ज्ञान हैं, हेड कमोडिटी स्ट्रेटेजिस्ट टाटा एसेट मैनेजमेंट के। और साथ ही हमारे साथ चितरंजन रेगे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, जो कि हेड हैं मेटल सेगमेंट के एमसीएक्स में। तो रेगे जी, आप जरा बताएं कि मैं अगर आपसे डायरेक्टली ये पूछूं कि एमसीएक्स पर अभी किस तरह का रिस्पांस, या यूं कहें कि जब हम प्राइस डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, आप लोग बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, डिलीवरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट आपने शुरू किए और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 साल पूरे हो गए हैं उसके। क्या रिस्पांस मिल रहा है और आपको लगता है कि हम प्राइस डिस्कवरी की दिशा में बहुत ठीक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? 2 सवा 2 साल के जो ट्रेडिंग में जो हमारा तजुर्बा रहा है, मैं कहूंगा कि क्योंकि अप्रोच वन स्टेप एट ए टाइम है, तो उसके चलते प्रोग्रेस तो हुआ है। सबसे पहला बात, जो जब हम जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, सबसे पहला तो कोशिश ये थी कि जो प्राइस डिस्कवरी जो एक्सचेंज पे हो या जो कॉन्ट्रैक्ट की लिस्टिंग हो या जो हो, उसमें तमाम चीजों का मिला जुला भाव मिलना चाहिए। मतलब एक जीएसटी जो है वो स्क्रीन प्राइस में नहीं है, बाकी उसके अलावा जो भी ग्लोबली एक्सेप्टेबल जो भी प्राइस है, उसके ऊपर जो प्रीमियम चढ़ते हैं, उसके ऊपर जो रुपी डॉलर का कन्वर्जन है, उसके अलावा ड्यूटी स्ट्रक्चर है, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, मतलब स्क्रीन पे जो भाव दिख रहा है या जो ट्रेड हो रहा है, उसमें तमाम गतिविधियां, तमाम जितने भी कॉस्ट कंपोनेंट हो सकते हैं, उसका सबका मिला जुला रुख है। तो ये जो कोशिश थी, इसकी डेफिनेटली हमको काफी सफलता मिली है। इसकी एक्सेप्टेबिलिटी धीरे धीरे करके बढ़ी है। जहां जहां पे भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, वहां पे और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बाजार है, उसमें कन्वेंशनली लोगों का रुझान या एक्सेप्टेबिलिटी या समझ लीजिए बेंचमार्किंग एलियन प्राइसिंग को लेकर के जो थी, ये वाली प्रक्रिया में पिछले 2 साल में लोगों ने एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म की तरफ देखना चालू किया। और ये मैं कहूंगा कि ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ या प्राइस डिस्कवरी की तरफ जो हमारा आगाज है, उसको काफी हद तक सफलता मिली है। अब सुधीर गोयल साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि ग्राउंड पर जब आप लोग डील करते हैं मेटल में, तो क्या दिक्कत आती है प्राइस डिस्कवरी को लेकर? मैं समझता हूँ जो एल्युमिनियम मेटल है, उसके प्राइसेस वगैरह जो नॉट ओनली इन इंडिया, दे आर मैचिंग विद द इंटरनेशनल प्राइस एज सच। एमसीएक्स के अंदर जो आजकल प्राइसेस वगैरह होते हैं, वो इंटरनेशनल प्राइसेस से काफ़ी कुछ मैच करते हैं, हार्डली एनी डिफरेंस। और अभी एमसीएक्स में पहले डिलीवरी वगैरह नहीं दी जाती थी, अभी इन लोगों ने डिलीवरी देना चालू किया है जब 2 साल से। तब डिलीवरी बेसिस पर जो आपको मटेरियल मिलता है, उसकी प्राइसेस ऑलमोस्ट सब जगह इक्वल होती है। जब आप एमसीएक्स का स्क्रीन देखते हैं, उसके स्क्रीन के ऊपर जो प्राइस है, पहले डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा रहा करती थी। नाल्को, बाल्को, हिंडाल्को, उन लोगों की प्राइसेस अलग अलग रहती थी। किसी को डिस्काउंट देते थे, किसी को डिस्काउंट नहीं देते थे। एमओयू साइन करना पड़ता था, इतनी क्वांटिटी आपको लेनी पड़ेगी, ऐसे सब था। अब एमसीएक्स के अंदर स्क्रीन के अंदर जो प्राइस दी हुई है, उस प्राइस पर आपको मटेरियल अवेलेबल हो जाता है। क्वांटिटी आप अपनी मन मर्जी से ले सकते हैं। आपको पूरे साल के लिए एमओयू साइन करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो उसमें होता था कि भाई आपको पूरे साल में 2000 टन मटेरियल लेना है, और आपको 2000 टन मटेरियल नहीं उठाया तो ये पेनल्टी होगी, ऐसा होगा, वैसे हो। इसके अंदर आपको जो क्वांटिटी चाहिए वो मिलती है। उससे प्राइसेस वगैरह जो हैं बहुत सब जगह। तो इस तरह से जितना जो कंपटीशन था कि किसी को प्राइस कम मिल रही है, किसी को ज़्यादा, तो जो
प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर थे, उनको ये प्रॉब्लम आती थी कि हाउ टू कम्पीट विद देम। तो इसके अंदर और इन लोगों ने जैसे अभी हेजिंग का सिस्टम किया है, तो हेजिंग कम डिलीवरी, उसकी वजह से बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है। तो आप अरविंदो आप जरा बताएं कि आप जब हम हेजिंग की बात करते हैं तो मेटल के जो प्रोडक्ट हैं इस वक्त एमसीएक्स पर जो मौजूद हैं, उसमें हेजिंग के कितने विकल्प आपको दिख रहे हैं और किसी को हेजिंग मेटल में क्यों करना चाहिए, ये जरा आप आसान भाषा में समझाएं, बताएं। हेजिंग बहुत मायने रखता है। एक तो पहला चीज जो होता है प्राइस रिस्क मैनेजमेंट, जो हेजिंग से कहलाता है, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। आज की डेट पे हम देख रहे हैं कि मेटल्स में किस तरह का प्राइस वॉलेटिलिटी, प्राइस मूवमेंट हमने पिछले 6 महीना 1 साल से देखने को आया है। चाहे वो सप्लाई की वजह से हो या डिमांड की वजह से हो, ग्लोबली मेटल्स में काफी हद तक प्राइस में ऊपर नीचे उछाल पटाल दिखा है। तो उसके चलते हुए हेजिंग तो डेफिनेटली बहुत जरूरी है। और एमसीएक्स ऐसा एक प्लेटफॉर्म जो पिछले 15-17 साल से प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स को हेजिंग प्लेटफॉर्म देते हुए आ रहा है। लेकिन एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, जो करीबन 2 से 2.5 साल अभी हो गया है, जैसे सारे मेटल्स अभी डिलीवरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं, तो मेरा एक कहना होगा कि डिस्पैरिटी से पैरिटी आने के बीच में जो पॉइंट है, मेरे ख्याल से एमसीएक्स का जो प्राइसिंग अभी देखने को मिल रहा है, वो उस हद तक अभी एमसीएक्स पहुंच चुका है। तो आई वोंट से इट इज फुल्ली पैरिटी टू द ग्लोबल प्राइस और फुल्ली डिस्पैरिटी टू द ग्लोबल प्राइस। लेकिन संदीप जी, जब हम प्राइस डिस्कवरी की बात करते हैं तो आप जरा बताएं, क्योंकि आप और बेहतर बता पाएंगे, जरा आप ये बताएं, हमारे जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, जो समझना चाहते हैं पूरे मेटल के मार्केट को और इस इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, कि प्राइस डिस्कवरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्राइस सेटर भी हों। तो उस लिहाज से हम कहाँ पर खड़े हैं अभी? क्या मेटल में हम प्राइस सेटर हैं या अभी भी हम प्राइस टेकर ही हैं? जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कैथोड का, जो कैथोड ट्रेड हो रहा है एमसीएक्स में। जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है, हिंडाल्को, वेदांता और हिंदुस्तान कॉपर, तो बेसिकली इन लोगों का रेफरेंस प्राइसिंग या फिर जो भी हेजिंग करते हैं वो लंदन मेटल एक्सचेंज में करते हैं। और बेसिकली उसकी क्योंकि इंडिया वैसे भी नेट इंपोर्टर है रिफाइंड कॉपर के हिसाब से, तो वो डिफरेंस जरूर देखने को मिलता है कि एलएमई का जो मॉडल है, आज हमें अगर मटेरियल चाहिए हिंडाल्को और वेदांता से, तो मैंने जैसे बताया कि डिफरेंस अभी कैथोड में 25 रुपए का आ रहा है, एक्चुअली ऑलमोस्ट 3% हो जाता है एक्चुअल में। तो अब क्या होगा कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को भी कहीं ना कहीं एमसीएक्स में एक्टिवली मतलब इन्वॉल्व होना चाहिए। और दूसरा ये भी है कि इंडिया का सिचुएशन एक अलग इस टाइप से भी है कि यहाँ पर कैथोड कंजम्पशन अगर हम वर्ल्ड को कंपेयर करें तो वो उसमें डिफरेंस है। यहाँ इंडिया में कॉपर रॉड्स का कंजम्पशन ज्यादा है, अराउंड जो भी कंजम्पशन है 85% जो है वो रिफाइंड कॉपर में कॉपर रॉड्स ही यूज होता है, और कैथोड केवल 15% है। तो वो एक काफी डिफरेंस होता है एक्चुअल में। और जो एमसीएक्स में ट्रेडेड प्राइस है उसके हिसाब से हिंडाल्को और वेदांता हमें मटेरियल नहीं देते हैं, तो वो आप उस चीज में एक्चुअल में बहुत थोड़ा सीरियस इश्यू है। वो डिस्पैरिटी कम कैसे भी की जानी चाहिए। अब हमारे पास बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, देख रहे हैं, आप लोगों को सुन रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को अपने इस चर्चा में शामिल कर पाएँ। एक सवाल यहाँ पर ये आया है कि क्या कोई ऐसा सिस्टमेटिक प्लान है कि कॉपर की रिकवरी हो पाए सीयू बेस्ड सिस्टम से? इसका जवाब सर देना चाहेंगे आप, रेगे साहब? जी, डोमेस्टिकली प्रोडक्शन करने के जो तरीके हैं फिलहाल, तो हमारे यहाँ पे जितने भी स्मेल्टर्स हैं उनका प्रावधान ये है कि वो रॉ मतलब जिसको कॉपर कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं, वो माइन से अगर डोमेस्टिकली ज्यादा अवेलेबल नहीं है, बल्कि इंपोर्ट करके लाते हैं। यहाँ पे उसकी स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग होती है और फिर कैथोड बनता है और उससे फिर आगे सीसी रॉड वगैरह। मुझे लगता नहीं है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वाला जो मेथड है वो हमारे यहाँ पे काफी पॉपुलर है। दुनिया भर में भी उसकी लिमिटेशंस हैं, बट हमारे यहाँ पे जो तीनों जो स्मेल्टर्स हैं उनकी डिपेंडेंसी कॉपर कॉन्सेंट्रेट के रूट से ही प्रोडक्शन करने की है। एक सवाल ये आ रहा है अभी, जयपुर से कोई ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो कॉपर के एक छोटे प्लेयर हैं, कॉपर में डील करते हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या अगर उनको कॉपर में हेजिंग करनी है
और एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर वो हेज करते हैं, तो कॉस्टिंग क्या होगी? डिलीवरी उनको जयपुर में चाहिए। हम अभी जो कोशिश में लगे हैं वो ये है कि हमारे डिलीवरी सेंटर्स, बाकी जो डिलीवरी सेंटर्स हैं वहाँ पे हमारे बाकी के मेटल्स भी डिलीवर हों। तो सिलसिलेवार तरीके से तो अर्लीस्ट पॉसिबल मुझे लगता है कि अगर कॉपर को हम एनसीआर में भी फैसिलिटेट करें या वहाँ डिलीवरी प्रावधान करें तो गुंजाइश बन सकती है। एट दी मोमेंट मतलब मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, बट एट दी मोमेंट हम जयपुर को ऐड करने का हमारा प्लान नहीं है, पर डेफिनेटली जो एग्जिस्टिंग एनसीआर पलवल में जो हमारा वेयरहाउस है वहां पे बाकी के मेटल्स को डिलीवरी का प्रावधान करने को ये कोशिश में हम लगे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आया है औरबिंदो जी आपके लिए कि जब हम उनका सवाल ये है कि जब प्राइस डिस्कवरी की हम बात कर रहे हैं, तो प्राइस डिस्कवरी में वो ये जानना चाहते हैं कि पटना में अगर वो मान लीजिए कॉपर खरीद रहे हैं, तो और अगर एक्सचेंज के प्राइस को रेफरेंस के तौर पर वो लें, तो कितना डिफरेंस होना चाहिए? अगर मान लीजिए 700 रुपये का प्राइस अगर एक्सचेंज पर दिख रहा है, तो कितना डिफरेंस एक्चुअली अगर पटना में कोई खरीद रहा है कॉपर, अगर इसको कोट करे कि भाई नहीं, वहाँ तो हमने देखा है कि एक्सचेंज पर 700 रुपये का प्राइस है, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस या होना चाहिए ताकि वो एक जेन्युइन प्राइस माना जाएगा? कुछ कंपनी कुछ क्लाइंट्स को डिस्काउंट देते हैं, कुछ कंपनी कुछ क्लाइंट्स को डिस्काउंट नहीं भी देते हैं, तो वो डिस्पैरिटी कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर समवन इज बाइंग कॉपर फ्रॉम पाटना एंड द एमसीएस का जो प्राइस है वो वेरिएशन डेफिनेटली एमसीएस की तरफ से नहीं रहेगा, लेकिन जो प्राइस पाटना में अवेलेबल हो रहा है उनके सेलर के तरफ से वो उसमें कुछ प्रीमियम डिस्काउंट होगा, तो उसके चलते हुए काफी हद तक फर्क हो सकता होगा। लेकिन उस तरह का रिसर्च लेवल पे हमने आकर के देखा नहीं कि आजकल पाटना टू एमसीएक्स का प्राइस में कितना वेरिएशन है आज के डेट में। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का, चितरंजन रेगे जी आपका, औरबिंदा आपका, सुधीर गोयल जी आपका, संदीप जैन साहब आपका, हमारे साथ इस खास वेबिनार में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट। और अब चर्चा का हमारा मुद्दा ये है कि ब्रांडिंग ऑफ मेटल फॉर आत्मनिर्भर भारत, कि आत्मनिर्भर भारत में मेटल की ब्रांडिंग को हम किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं, कैसे मेटल मार्केट की भूमिका हो सकती है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल यहाँ पर जुड़ा है। हमारे साथ हैं विजय कुमार, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ग्रेविटा इंडिया के। हमारे साथ निकुंज अग्रवाल हैं, डायरेक्टर हैं पायलट इंडस्ट्रीज के, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। चितरंजन रेगे जो कि हेड हैं मेटल सेगमेंट के एमसीएक्स में। और हमारे साथ एस रामचंद्रन हैं, सेक्रेटरी हैं इंडिया बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जब हम ब्रांडिंग ऑफ मेटल की बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के लिए कैसे ये हो सकता है, तो सबसे पहला सवाल रामचंद्रन साहब आपसे होगा, चूंकि आप बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की नुमाइंदगी करते हैं और एक बड़ा एसोसिएशन है आपका, बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं। पहला सवाल तो यही कि आत्मनिर्भर बनने में मेटल इंडस्ट्री की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है और कितना बड़ा पोटेंशियल इस इंडस्ट्री के पास है? बैटरी इंडस्ट्री आप देखेंगे तो हमारा जो डिमांड है वो लगभग 12 लाख टन है साल का अभी, और विश्व भर में एक्चुअली इंडिया एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गया है, बोथ बैटरी इंडस्ट्री के बैटरी आउटपुट में भी और लेड के कंजम्पशन में भी। सवाल ये उठता है कि अभी हमारी जो प्राइस डिस्कवरी है वो बहुत ही इनएफिशिएंट है, क्योंकि जो 12 लाख टन जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें से मैक्सिमम 20% या 20% तक ही डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर से वो सेटिस्फाई हो रही है हिंदुस्तान जिंक से। तो बाकी या तो रिसाइकल लेड है या इंपोर्टेड लेड है। और इसमें हमारे कस्टमर्स जो हैं, बैटरी इंडस्ट्री के जो कस्टमर्स हैं, वो एफजीडल के प्राइस बेसिस को मानते नहीं हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें अनशंट डिस्काउंट मिल रहे हैं और अलग अलग लोगों को अलग अलग डिस्काउंट मिल रहे हैं। वो तो मुनासिब है, मिलना भी चाहिए, वो अलग बात है, पर इसकी कोई एक बेसिस नहीं है। आजकल की डेट में एक छोटे बैटरी मैन्युफैक्चरर को कोई एसएमएस प्राइसिंग करके एक चीज़ है, ये एसएमएस का प्राइस कौन बनाता है, इसकी क्या ट्रांसपेरेंसी, इसकी क्या बेसिस है, किसी को नहीं मालूम। पर आज की डेट में यही चल रहा है, तो ये प्राइस ट्रांसपेरेंसी की बड़ी ज़रूरत है। और इसमें एमसीएक्स काफ़ी एक भूमिका निभा सकती है। ग्लोबल से लोकल कैसे बना जाए?
मेटल में चूंकि हम प्राइस को लेकर के भी इंटरनेशनल मार्केट पर हम डिपेंडेंट रहते हैं, इंपोर्ट हमें करना पड़ता है, स्टैंडर्ड के लिए हम एलएमई पर डिपेंड रहते हैं। तो आप जरा बताएं कि ये ग्लोबल से हम लोकल पर कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा अभी मेटल के लिए हमें? एज ऑन डेट ये चैलेंज रहेगा कि अभी इंडिया नेट इम्पोर्टर है, क्योंकि क्वांटिटी का गैप है काफ़ी ज़्यादा। आने वाले टाइम में आई एम श्योर कि सारे लोग एक्सपैंड करेंगे और होपफुली आत्मनिर्भर होएगा इंडिया, और क्वांटिटीज़ को हमारे को इंपोर्ट कम करके सारी पैन इंडिया प्रोडक्शन होगी। जो डोमेस्टिक स्क्रैप जनरेशन हो रही है उसको सारे को रिसाइकल करा जाएगा। अभी उसी का चैलेंज है, उसको लेकर गवर्नमेंट ने नए रूल्स भी निकाले हैं बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स के, जिसके तहत बैटरी मैन्युफैक्चरर्स को और रिसाइकलर्स को डोमेस्टिक जनरेशन जो बैटरीज की हो रही है उसको डोमेस्टिकली यूज़ करना कंपलसरी बनाया जा रहा है, सो दैट इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम हो। तो ये सारे स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा इंडिया के प्रोडक्शन में। ये बहुत महत्वपूर्ण इनपुट है जो आपने अभी दिया है। लेकिन एक बात विजय कुमार जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि लोकल प्रोड्यूसर्स को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जोड़ा जाए, क्योंकि जब हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं तब बिना लोकल प्रोड्यूसर के इन्वॉल्वमेंट का ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो लोकल प्रोड्यूसर्स ज़्यादा से ज़्यादा इस सिस्टम में आएँ, एक्सचेंज के साथ जुड़ें, हेजिंग के टूल को इस्तेमाल करें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये एलएमई की जो स्पेसिफिकेशन है उससे बहुत बहुत सुपीरियर स्पेसिफिकेशन है। अच्छा, इंडस्ट्री के प्लेयर्स उसको यूज में ले सकते हैं। स्पेसिफिकेशन को फ्रेम आउट करने के बाद में एमसीएक्स ने लोगों को अपॉर्चुनिटी दी कि इस स्पेसिफिकेशन के तहत अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन को सेट करें। एमसीएक्स ने पूरी गाइडेंस, उसमें गाइडिंग फैक्टर्स वगैरह डाले, प्रोसीजर डेवलप किया, और उसके बाद में इनके एमसीएक्स के जो टेस्टर्स हैं, एमसीएक्स की जो ऑडिटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने मैन्युफैक्चरर्स को विजिट करना शुरू किया। अच्छा। और बहुत ही जल्दी इस एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर 4 से 5 प्रोड्यूसर्स एम्पेनलमेंट हो जाएगा, और उसके बाद में एमसीएक्स के आज की डेट में एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर केवल एलएमई का मटेरियल आ रहा है, बट बहुत जल्दी एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर लोकल प्रोड्यूसर्स का मटेरियल आना शुरू होगा। और आप ये देखेंगे कि 1 साल के बाद में केवल इंडियन प्लेयर्स का मटेरियल ही एमसीएक्स के ऊपर अवेलेबल होगा। तो रेगे साहब, आप जरा बताएं, बहुत जल्द जो है लोकल प्रोड्यूसर्स आपके यहाँ और जुड़ेंगे और उनकी जो क्वालिटी होगी उसके आधार पर वो लोग जुड़ेंगे। आप जरा बताएं सर कि आपने तो ये बात कही कि हाँ एमसीएक्स का अपना स्टैंडर्ड हो रहा है, इस पर काम शुरू हो गया है, इस पर आगे काम और तेज होगा, लेकिन इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोकल प्रोड्यूसर आपके प्लेटफॉर्म पर आएँ, हेज करें, ट्रेड करें, उसके लिए क्या आप लोग कुछ और प्रयास कर रहे हैं क्या, ताकि उनका भरोसा, उनका कॉन्फिडेंस आपके एक्सचेंज पर और बढ़े? क्या साहब, जो एफर्ट है वो ये है कि हम सबसे पहले तो तमाम प्रोड्यूसर्स, जो रिफाइंड लेडी प्रोड्यूसर्स हैं, उनको जाकर के ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली या आइसोलेशन में अगर हम माल बेचेंगे या अगर आप करते हैं, तो ये जो परमानेंट प्रॉब्लम है ना कि भाव का क्या है, एक एसएमएस के भाव को रेफर कर रहा है, एक दूसरे इसको भाव रेफर कर रहा है। कल अगर किसी ने रॉ मटेरियल खरीद लिया तो उसको इस बात की मतलब दिक्कत रहती है कि उसको ये पता नहीं है कि यहाँ पे माल आने के बाद उसको कन्वर्ट करके 2 महीने बाद बेचूंगा तो क्या भाव पे बिकेगा, उस समय क्या भाव होगा। तो ये जो दर्द है, ये सब चीजों का इलाज वो हो सकता है अगर वो यहाँ पे एम्पैनलमेंट करके हमारे यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड मॉडल में हमसे जुड़े। जो प्रोसेस है वो बहुत आसान है, लेकिन स्ट्रिंजेंट मतलब कहें या जैसा भी, ये मतलब कोशिश ये है कि यहाँ पे माल डिलीवर करने वाले को, या ये कभी कंप्लेंट मतलब उसने माल जब यहाँ पे डिलीवर कर दिया और कंज्यूमर के पास गया तो कंज्यूमर को भी ये चाराने का कभी उसको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि भैया यहाँ पे जो माल है उसकी केमिस्ट्री को लेकर के कुछ भी है और उसमें दिक्कतें आए। लेकिन अब देखिए कुछ सवाल आ रहे हैं, और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल रेगे जी आपके लिए है। एक दर्शक है, उन्होंने ये पूछा है कि अब चूंकि ईवी का जमाना आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आ रहा है, तो क्या ईवी आने के बाद मेटल इंडस्ट्री का क्या होगा? क्या वहां पर डिमांड सेटबैक हम देखेंगे? ईवी बैटरी में ईंधन कौन सा यूज होगा या जहां से आपको एनर्जी कौन सी मिलेगी उस वाला है। मतलब
हम पेट्रोल डीजल छोड़ करके हम किसी दूसरे जरिए से पावर जनरेट करेंगे, यही तो वो मुझे लगता नहीं है मेटल इंडस्ट्री पे इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, इनफैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और कंजम्पशन जो मतलब गाड़ी में लगने वाली तमाम जितने भी मेटल्स हैं उनका तो रहेगा ही रहेगा, पर ईवी में लगने वाले जो मेटल्स या एलॉयज हैं उसकी डिमांड और बढ़ेगी। तो जो मैन्युफैक्चरर हैं बैटरी के, उनके सामने अभी क्या चैलेंजेज हैं और जिस पर कि आपको ये लगता हो कि सरकार की तरफ से अगर कुछ ध्यान दिया जाए तो वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी और आप लोग और अच्छा कर पाएंगे? बैटरी मैन्युफैक्चरर हैं, उनके ऊपर ये डिमांड है गवर्नमेंट की कि वो पुरानी बैटरीज को सारे कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज स्मेल्टर को दें। हम इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पुरानी बैटरी के ऊपर 18% जीएसटी लगी हुई है। जब 18% जीएसटी लगी हुई है तो ये तो इन्विटेशन है, खुलेआम इन्विटेशन है लोगों को अवॉइड करने के लिए ये जीएसटी। तो बहुत सारे इनफॉर्मल स्मेल्टर हैं जो बिल्कुल कैश ट्रांजैक्शन पे सारी बैटरियां उठा लेते हैं। अच्छा। और वो फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और हमने गवर्नमेंट के सामने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के सामने और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सामने ये मांग रखी है कि ये 18% को गिरा के 5% की जाए, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं है। अगर ये 5 की जाए तो हमारा खाली इनपुट टैक्स क्रेडिट कम हो जाएगा, गवर्नमेंट को तो वही जीएसटी मिलने वाला है। तो सबसे पहले इसको ऑर्गेनाइज किया जाए। चलिए, तो बहुत अच्छी चर्चा रही कि हम कैसे मेटल में आत्मनिर्भर बन पाएंगे, हमारी ब्रांडिंग कैसे खुद की ब्रांडिंग होगी और कैसे हम मेटल में आत्मनिर्भर बन पाएं। इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय कुमार जी आपका, निकुंज अग्रवाल जी आपका और रामचंद्रन जी आपका, चितरंजन रेग्गे जी आपका हमारे साथ इस खास वेबिनार में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि इंडस्ट्री कहां पर खड़ी है और किस रफ्तार से आगे जा सकती है। अगर कुछ इसमें नई चीज़ें जुड़ जाएं, नई मदद मिल जाए तो इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़े हैं, लगातार हमें सुन रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट को सुन रहे हैं, अपने सवाल भी भेज रहे हैं। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया।